ना बेटा, बैलेंस शीट में बेटा नेक्स्ट हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज़। बेटा अब तक आप लोगों ने करंट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट सीखा है क्लास 11th में, 12 मंथ तक जो लायबिलिटी हमें पे करनी है वो करंट लायबिलिटी है। आफ्टर 12 मंथ जो लायबिलिटीज़ पे होती हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ना बेटा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये हम पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर लायबिलिटीज़ के हेडिंग सीखेंगे। Liabilities are classified or shown as non-current liability as and current liability in the balance sheet. The two terms have been defined in Schedule 3rd of Companies Act 2013. The term current liability is defined in Schedule 3rd of Companies Act 2013 as follows. बेटा शेड्यूल 3rd में कंपनीज एक्ट 2013 के करंट लायबिलिटी को बेटा जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। वो लायबिलिटी जो कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे होती है और ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट जिस डेट को बनाई जा रही है 31 मार्च को, बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर अंदर जो लायबिलिटी पे हो रही है वो हमारी करंट लायबिलिटी है और हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडिंग। मतलब जो बीइंग ट्रेडिंग मतलब वो सेल परचेज के पर्पस से है, राइट। नेक्स्ट, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। मतलब ऐसी लायबिलिटी जिनको हम डेफर नहीं कर सकते, मतलब उनके टर्म पीरियड को हम बढ़ा ही नहीं सकते। मतलब अगर लायबिलिटी का पेमेंट 12 मंथ के अंदर होना है तो बस 12 मंथ के अंदर ही होना है, राइट। इसमें बेटा मेन चीज़ जो आपको सीखनी है जो है डिफरेंट है ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है बेटा? बेटा अब तक आप लोगों ने सिर्फ यही सीखा है कि 12 मंथ के अंदर अंदर जो लायबिलिटीज़ का पेमेंट होना है वो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। अब एक कंसेप्ट है बेटा ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Operating cycle is the time between the acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalent. जब आपने बेटा कोई एसेट परचेज करी प्रोसेसिंग के पर्पज से और उसको एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक टाइम के बाद जो भी आपने मनी एक्सपेंड करा है, खर्च करा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सारा मनी आपके पास रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें जितना टाइम पीरियड लगेगा वो आपके एक ऑपरेटिंग साइकिल हो गई। एज फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग साइकिल का एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। देखिए बेटा आपके पास यहाँ कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस से आपने क्या करा? परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज करा। उसके बाद फिर आपने क्या करा? प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा। उसके बाद फिनिश गुड्स हेल्ड इन इन्वेंट्री। फिर फिनिश गुड्स ऐसा तो नहीं है कि फिनिश गुड्स बनने के बाद वो आपका इमीडिएटली सेल हो जाएगा, कुछ टाइम तक गुड्स आपके गोडाउन में भी रहेगा। तो फिनिश गुड्स हेल्ड इन इन्वेंट्री से 2 मंथ, 2 महीने तक आपका जो फिनिश गुड्स है वो गोडाउन में रहा, एज ए इन्वेंट्री रहा। फिनिश गुड्स सोल्ड एंड कन्वर्टेड टू ट्रेड रिसीवेबल से ऑन क्रेडिट पीरियड फॉर 4 मंथ। फिर आपने क्या करा? फिनिश गुड्स को सेल करा और 4 मंथ लग गए टोटल पेमेंट को रियलाइज़ करने में। ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज़ हुए और उसके बाद फिर आपके पास कैश आ गया। तो आपने बेटा कैश जब एक्सपेंड करा था, खर्च करा था, राइट। और उसके बाद जब आपके पास जो आपने कैश एक्सपेंड करा, खर्च करा, कितने टाइम पीरियड के बाद वो मनी जो है वो आपके पास वापस आया? तो टोटल यहाँ 13 मंथ आपको दिए गए हैं। तो 13 मंथ का पीरियड आपका ये ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा घूम फिर के जो कैश आप खर्च कर रहे हैं रॉ मटेरियल को परचेज करने में, मशीन्स को परचेज करने में, राइट, वो एक्सपेंस आपके पास जो है पेमेंट जो है वो आपके पास वापस आएगी। कितने टाइम पीरियड के बाद वो पेमेंट आपके को वापस मिल जाएगी? तो इस पीरियड को बेटा एक ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है।
जो आप ऑपरेट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, राइट। तो बेटा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है, और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का जो डिफरेंस है, वो ऑपरेटिंग साइकिल पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स की है। ये एक बेटा एक्सपेक्टेड पीरियड होता है, इसको हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ एवरी टाइम आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो इतने ही मंथ होगी। इट इज़ एन एक्सपेक्टेड पीरियड, और ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, राइट। एक स्मॉल बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल स्मॉल हो सकती है, या फिर एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल लार्ज हो सकती है। सीजनल बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा कि आपके बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल वो कितने मंथ होगी। तो बेटा बात करते हैं करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी की। Expected to be settled in normal company's operating cycle, a liability is classified or shown as current liability if it is expected to be settled within the company's normal operating cycle. Operating cycle of the company may be period of 12 months or more. In case operating cycle is more than 12 months, say 18 months, all the liabilities of the business are classified or shown as current liability if they are expected to be settled within the period of 18 month। देखो ध्यान से यहाँ पढ़िएगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है, एग्जाम्पल दिया गया है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ है, तो यहाँ पर 18 मंथ के अंदर अंदर जो भी पेमेंट होगी, जो भी लायबिलिटीज़ होंगी जिनका पेमेंट अभी आपको करना है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये 18 मंथ का पीरियड कब से काउंट किया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट से 31 मार्च से ये पीरियड काउंट किया जाएगा। बैलेंस शीट की डेट से 18 मंथ के अंदर अंदर जो भी पेमेंट आपको करनी है, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाएंगी। वैसे तो आप लोगों ने सीखा है कि 12 मंथ के अंदर अंदर जो पेमेंट होना है वो करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल जो भी आपको पेमेंट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट वो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगी। ओके, बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम 12 मंथ ही एज्यूम करते हैं, और 12 मंथ में जो पेमेंट होना है वो फिर करंट लायबिलिटी होता ही होता है। तो यहाँ पर बेटा एक चीज़ क्लियर हो गई कि मिनिमम 12 मंथ में जो पेमेंट होनी है वो करंट लायबिलिटी है, मिनिमम 12 मंथ। मैक्सिमम द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, कम से कम 12 महीने होने चाहिए मैक्सिमम ऑपरेटिंग साइकिल के इक्वल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है, सो से यहाँ 18 मंथ दिया हुआ है, 20 मंथ हो सकते हैं, 24 मंथ्स हो सकते हैं, तो विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो पेमेंट होनी है वो सब करंट लायबिलिटी में आ जाएंगी। हाँ, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ है, तो उस कंडीशन में तो मिनिमम 12 मंथ का तो पीरियड आपको लेना ही है। अभी आपने डेफिनेशन में सीखा मिनिमम 12 मंथ का पीरियड तो आपको करंट लायबिलिटी के लिए लेना ही लेना है। एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, राइट। तो बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, इसको हम समझ लेते हैं। क्लासीफाई द लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स गिवन बिलो एज नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, गिविंग द रीजन फॉर सच क्लासिफिकेशन। बेटा डिफरेंट केसेस इसके अंदर गिवन है। ट्रेड पेबल्स गिवन है, इनकी ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट गिवन है। ट्रेड पेबल का जो टर्म पीरियड है वो 10 मंथ आपको गिवन है फर्स्ट केस में। इट मीन्स 10 महीने के अंदर अंदर इन ट्रेड पेबल का आपको पेमेंट करना है। सॉरी, ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड आपको गिवन है 10 मंथ और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट आपको गिवन है ट्रेड पेबल का 8 मंथ्स। तो 8 मंथ के अंदर अंदर आपको ट्रेड पेबल का पेमेंट करना है और आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है
10 मंथ्स है। जब बेटा ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स होती है, मतलब 12 मंथ से कम होती है, तो मिनिमम 12 मंथ्स तो लिए ही जाते हैं, राइट। तो 12 मंथ के अंदर जो पेमेंट होना है वो करंट लायबिलिटी है, 12 मंथ के बाद जो पेमेंट होना है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है, जैसे फर्स्ट 3 केसेस में ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है, तो यहाँ आपको मिनिमम 12 मंथ का पीरियड लेना है, राइट। तो 12 मंथ तक करंट लायबिलिटी, 12 मंथ के बाद नॉन करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट आपकी ये करंट लायबिलिटी हो गई क्योंकि 8 महीने के अंदर पेमेंट हो रहा है, और सेकंड आपकी ये भी आपकी करंट लायबिलिटी हो गई क्योंकि विद इन 12 मंथ पेमेंट हो गया। थर्ड ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई क्योंकि 15 मंथ के अंदर पेमेंट हो रहा है, जबकि आपको जो पेमेंट करना चाहिए वो विद इन 12 मंथ करना चाहिए, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी ना होकर नॉन करंट लायबिलिटी है। तो केस थर्ड में नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं केस फोर्थ एंड फिफ्थ की। अब केस फोर्थ एंड फिफ्थ में जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 18 मंथ है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है तो विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो भी पेमेंट होगा वो करंट लायबिलिटी होगा। इट मीन्स 18 मंथ के अंदर अंदर जो पेमेंट होगा वो करंट लायबिलिटी होगा, और 18 मंथ के बाद जो पेमेंट होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। अब केस नंबर फोर्थ में 15 मंथ में पेमेंट हो रहा है, जबकि ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 18 मंथ है, तो 18 मंथ तक का पीरियड आपका करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होगा, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। और फिफ्थ केस में 24 मंथ में पेमेंट हो रहा है। अब यहाँ बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल हो गया, 18 मंथ के में पेमेंट होता तो ये करंट हो जाता, लेकिन ये 24 मंथ में पेमेंट हो रहा है तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होगा। तो ये चीज़ बेटा आप ध्यान रखना, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 12 मंथ तक का पीरियड हम करंट लायबिलिटी लेते ही हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ऑपरेटिंग साइकिल तक का पीरियड करंट होगा, और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद का जो पीरियड होगा वो नॉन करंट होगा, राइट।